एंड वेलकम टू ब्लेड एंड आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का अगली वीडियो में। अभी तक हमने जितनी भी डिमांडेड टॉपिक्स थी लाइक इम्पोर्टेंट मैप्स होगा, इम्पोर्टेंट डेट्स होगा एंड इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हो गई, इन तीनों पे तो वीडियो बना दी आपके लिए। अब जो सबसे ज़्यादा एंड इन तीनों पे अगर आपको वीडियोस देखनी है तो तीनों का ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आई बटन पे भी हमने एक प्लेलिस्ट पूरी तैयार करी जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो सेपरेट वीडियोज़ होते हैं, सिलेबस का तो एक अलग प्लेलिस्ट है, ये सारे के सारे वन शॉट लेक्चर्स आप देख सकते हो, उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने। सारे के सारे एमसीक्यूज आप अटेंड कर सकते हो, वहाँ क्वेश्चंस जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। पीडीएफ अगर लेना है तो नीचे ड्राइव का लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर ले, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहाँ से हमसे मांग सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप अभी एग्जामिनेशन के समय में आपकी जितनी भी क्वेरीज रहती है हिस्ट्री से रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो आप आसानी से वहाँ पूछ सकते हैं एंड यू विल गेट रिप्लाई विद इन नो टाइम। तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट विल बी अपॉन इम्पॉर्टेंट सोर्सेस, इम्पॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास क्या है, 40 नंबर लाने हैं इस पूरे एग्जामिनेशन में। उसमें से अगर आप सेक्शन सी को ऑब्जर्व करेंगे तो सेक्शन सी में जिसमें 2 सोर्सेज होते हैं आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड 12 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनमें से आपको 10 करना है। 10 जरूरी नहीं कि अब ये पहले में से 5 और दूसरे में से 5, पहले में से 6 दूसरे में से आप 4 भी कर सकते हैं, या पहले में 4 दूसरे में 6 भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू। सीबीएसई ने कहा कि इस सेक्शन में आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, आपको कैसे भी अटेम्प्ट करना आप करो, 6-4 कर लो, 4-6 के रेशियो से कर लो, 5-5 के रेशियो से कर लो, दैट इज ऑल अपॉन यू। तो ये कंफ्यूजन सबसे पहले दूर रखें आप। तो लेकिन आपको 12 क्वेश्चंस में से 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स कि ये जो 10 क्वेश्चन है दैट विल बी मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि आपको टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको अगर टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड आप 10 क्वेश्चन सेक्शन सी से ही अटेम्प्ट कर रहा हो एंड जो कि 2 सोर्स पे बेस्ड है, तो आप समझे कि 20% आपका जो मार्क्स है वो 2 सोर्सेज पे डिपेंड करता है। 20% ऑफ योर मार्क्स, आई मीन कि 8 नंबर जो है वो आपका 2 सोर्स पे डिपेंड करता है, 2 केसेस पे डिपेंड करता है। वन थिंग आई मस्ट क्लियर हेयर, क्योंकि हमारी किसी भी वीडियो में हम लोग जेन्युइननेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बुक में जो सोर्सेज दिए गए साइड से आपके सामने तस्वीर भी आ रही होगी एक सोर्स की, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल इसी सोर्स से केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत है। केस बेस्ड क्वेश्चन बुक के कोर कंटेंट से भी आ सकते हैं, जो आपके बीच में कोर कंटेंट दिया रहता है ना, उससे भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से ही जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो अलग से आपकी किताबों में दिए जाते हैं पिंक कलर के बॉक्सेस में, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको एनालाइज करेंगे। बिकॉज अगर कोर कंटेंट से आपसे क्वेश्चन सवाल पूछे जा रहा है तो हमने तो उससे रिलेटेड सवाल सॉल्व किया ही है एंड उससे रिलेटेड आपसे वन शॉट लेक्चर में आपको पूरी तरीके से किताब को ही तो हमने पढ़ाया ना। तो बच्चों को दिक्कत आती है सोर्स से, अगर हमसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन में सोर्स से भी सवाल पूछे जा सकते हैं एंड किताब चैप्टर के बीच के कोर कंटेंट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट यू शुड बी डेड श्योर अबाउट इट कि केवल सोर्स पढ़ लेने से ऐसा नहीं कि केस बेस्ड क्वेश्चन आपको सारे के सारे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको बीच का कोर कंटेंट भी पढ़ा होना जरूरी है। तो आपका जब 20% मार्क डिपेंड करता है केवल 2 केस पे, अगर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि 90-95% चांसेस ये है कि वो जो दोनों केस है वो किसी न किसी सोर्स से ही आएंगे। दिस इज प्रोबेबिलिटी बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो आप केवल सोर्स पे न निर्भर रहा, आप बुक के कोर कंटेंट को भी पढ़ें, आप हमारे लेक्चर्स को देखिए। रिवीजन के लिए आप 2x पे देख सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का किसी भी वीडियो को रिवाइज करने के लिए, हाउ टू रिवाइज क्विकली पे भी हमारी वीडियो बहुत जल्द आ रही होगी, कि आप 2x पे देखें। आप 2x पे देखें। 2x पे क्या है कि अगर वीडियो की लेंथ 25 मिनट है तो आप उसको 12.5 मिनट में 13 मिनट में ख़त्म कर दोगे। सो ये कुछ छोटे छोटे हैक्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं। फिर आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, एक तो नोट्स होता है जो हम लोग आपको देते हैं, एक हैंड रिटन नोट्स होता है जो आप खुद बनाते हो, फिर उसमें से शॉर्ट नोट्स लाइक एक सेंटेंस है उसको कैसे एक वर्ड में समअप किया जाए, एक वर्ड यानी तो 2 या 3 वर्ड में कैसे समअप किया जाए। सो ये सारी वीडियोज़ के, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आ रही है, क्योंकि ये हमारी लास्ट, इस एजुकेशन सीरीज़ की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम लोग टिप्स ही शुरू करने वाले हैं। टिप्स कैसे, ये जो रिवाइज कैसे करें, डेट्स कैसे मेमोराइज करें, आलतू फालतू टिप्स नहीं कि भाई सुबह कैसे उठें, ठीक है, एंड 12-14 घंटे कैसे पढ़ाई करें। लिटरली 14 आवर्स ऑफ स्टडी इज नॉट पॉसिबल। आई एम रनिंग ए स्टार्टअप, मैं भी 14 घंटे काम नहीं करता हूँ, मेरी टीम में भी कोई नहीं काम करता, ठीक है। सो दिस इज अ सिनेरियो। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है इसके ऊपर हमारे पास 3 वीडियोज़ आएंगे। ये पहला पार्ट है, दिस इज पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, क्योंकि कुल मिला के जब हमने सोर्सेज को एनालाइज करना शुरू किया तो
जितने भी 6 चैप्टर्स है उसमें से हमारे पास 30+ सोर्सेज निकल के आए। 30+ सोर्सेज जो हमें लगा कि इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 6-5 क्वेश्चन अच्छे बनाए जा सकते हैं एंड जो प्रोबेबल भी है आपके लिए एग्जाम में आने लायक। तो अब 30 × 6 यानी कि 180 क्वेश्चन, उसको एक सेशन में अगर हम लोग कॉम्प्रीहेंड करेंगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉच थ्रू द लास्ट। इसीलिए हमने सोचा कि 3 पार्ट रिलीज करते हैं। तो ये पहला पार्ट है, फिर पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड आएगा, ठीक है। तो आपको ये पहला पार्ट देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। आगे ध्यान रखिएगा केस बेस्ड क्वेश्चन केवल सोर्स से नहीं आएंगे, किताब के बीच से भी आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल सोर्स को पढ़ेंगे क्योंकि किताब के बीच से जो भी चीजें आएंगी उनसे रिलेटेड चीजों को तो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया एंड यू आर प्रीटी मच कंफर्टेबल इन दैट। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सोर्स से कैसे सवाल पूछ जाएंगे, आप हमें ये बताइए। सोर्स हमने तो पढ़ लिया, वो हमें कहानी की तरह लगते हैं, प्रभावती गुप्त क्या कर रही है या प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखे, इससे हमें क्या मतलब, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कबीर के दोहों से कैसे सवाल निकाले जा सकते हैं, चरखा नामा से कैसे सवाल निकाले जा सकते हैं, मीराबाई के वर्षन से कैसे सवाल निकाले जा सकते हैं, जहानारा बेगम के पिलग्रिमेज से कैसे सवाल निकाले जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा हमें गाइड करें, इसीलिए हम लोगों ने इस सीरीज को शुरू किया। इंपॉर्टेंट मैप, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट सोर्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। तो बाकी पीछे की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी की पूरी जो हमने वीडियो जारी की है प्लेलिस्ट को विजिट करें, चैनल के सेक्शन को विजिट करें एंड यू विल सी कि वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव डन लिटरली डन अ लॉट ऑफ वर्क, जेन्युइन वर्क वी हैव डन फॉर यू, ठीक है। तो होप कि यू विल अप्रिशिएट इट। अगर आपको कोई कमी लगती है देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव योर फीडबैक्स। आपकी जो फीडबैक है, आपके जो मूल्यांकन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से, ब्रिक्स, स्पीड्स एंड मूव्स, ईट मन की अनस्थियां। इसमें हमने क्या करा है, इसको बाइलिंगुअल नहीं बनाया गया है, इसमें हमने एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल होगा बट स्क्रीन पे जो चीज़ें आएंगी वो केवल अंग्रेजी में आएंगी, ठीक है, क्योंकि इससे लेंथ बड़ा हो जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग से केवल उसमें हिंदी से ही पढ़ाए, हिंदी में ही चीज़ें लिखी रहेंगी। वही अब कोई भी सेशन बाइलिंगुअल नहीं होगा, अगर एक हिंदी है तो एक इंग्लिश ही होगा। एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल हो सकता है बट स्लाइड में चीज़ें अगर इंग्लिश में लिखी है तो इंग्लिश में ही लिखी होगी, स्लाइड में चीज़ें अगर अंग्रेजी में लिखी है तो अंग्रेजी में ही लिखी होगी। दैट इज सिनेरियो। से क्यों क्या होता है ना, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं एंड इन द बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन कभी कभी मैं अंग्रेजी बहुत ज़्यादा यूज़ कर देता हूँ तो इससे उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिस वी हैव फिगर्ड आउट। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी ऐसे रिलेटेड, तो हम लोग जो भी हिंदी मीडियम के कंटेंट बनाएंगे आगे चल के वो प्योरली हिंदी मीडियम होने वाला है, ठीक है। रीड द गिवन सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बहुत केयरफुली सोर्स को पढ़े एंड फॉलोइंग क्वेश्चन जो आगे आगे सामने आपके क्वेश्चन दिया गया उसको देखें। इसके बाद के स्लाइड में क्वेश्चन है, पहले सोर्स को पढ़ते हैं। ये हमने देखा जब पहले चैप्टर में कोई 3 या 4 सोर्स है आपके पास, 3 सोर्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पहला सोर्स तो आपका वो क्वांट से रिलेटेड है कि कैसे हमारे पास जब आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं तो उनसे हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो उनसे। एंड दूसरा जो सोर्स है ड्रेनेज के ऊपर, इन दोनों से हमें ऐसा नहीं लगा कि 5-6 क्वेश्चन तरीके के बनाए जा सकते हैं जो कि लगे कि भाई इस सोर्स से रिलेटेड कुछ है एंड दीज क्वेश्चन शुड बी सस्टेनेबल, सब्सटैंशियल। तो ये चीज़ें हमें पहले और दूसरे सोर्स से नहीं लगी। तीसरे सोर्स में चूंकि बहुत बड़ा, एक तरफ 3 सेक्शंस है, तीसरे सोर्स में 3 अलग अलग एग्जर्प्ट है, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जर्प्ट हमें लगा उससे हमने क्वेश्चन निकाला है। एंड वैसे ही अगर आप थर्ड सोर्स को देखेंगे या अगर आपको याद हो तो वो बहुत बड़ा, पूरा एक पेज का, उतना बड़ा सोर्स कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा नहीं जाएगा बिकॉज दे केयर अबाउट योर टाइम, वो आपके टाइम की कदर करते हैं। देन द सोर्स इज द ऋग्वेद मेंशंस पुर, मीनिंग रैम्पार्ट, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड। ऋग्वेद में मेंशन है कि पुर का मतलब क्या होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देख रहा तो उनके लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। पुर का मतलब होता है एक गढ़, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक किला। इंद्र द आर्यन वॉर गॉड इज लाइक पुरामद्रा। ऋग्वेद में इंद्र को पुरामद्र नाम से पुकारा गया है, दैट मीन्स फोर्ट डिस्ट्रॉयड, कि वो किले को तबाह करते हैं। वेयर दी सिटाडल्स, कहाँ है वो गढ़, कहाँ गए वो गढ़। इट हैज इन द पास्ट बट वी सपोज दैट दे वर मिथिकल। पहले ये पता चलता था कि शायद ये मिथिकल होंगे बट द रिसेंट एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा में बी थाउट टू हैव चेंज द पिक्चर। की अभी जितने हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन खुदाई करी है, वी हैव सीन कि देयर वर एविडेंस ऑफ मेनी सिटाडल्स बट दीज आर डिस्ट्रक्टेड, बर्बाद हो चुके हैं पूरे के पूरे। हियर वी हैव हाईली इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन, जो इतनी इवॉल्व थी वो अचानक से किसी क्लाइमेटिक, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डिटेरियोरेशन के चलते बर्बाद तो नहीं हो सकती है, कमज़ोर ज़रूर हो सकती है। यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि क्लाइमेटिक, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डिटेरियोरेशन में हैव वीकेंड इस सिविलाइजेशन को, जो कि इतना एडवांस था। हमने देखा कि भाई उनको फोर्ट बनाना आता था एंड ये हड़प्पा सिविलाइजेशन आज से 3500 साल पुराना है। तो उस जमाने में जिस सिविलाइजेशन को फोर्ट बनाना आता है, किलेबंदी करनी आती है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाना आता है, वो क्लाइमेटिक चेंज या इकोनॉमिकल डिप्रेशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से तबाह तो नहीं हो सकता, कमजोर हो सकता, बट इट कैन नॉट बी इंस्टिक्टेड, पूरी तरीके से इंस्टिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। तो कुछ और है जो हम लोग छोड़ रहे हैं।
कुछ ऐसे भी तथ्य होंगे जो इस बहुत बड़ी बर्बादी के पीछे कारण बने होंगे। तो इट बाय नो मेरे चांस दैट लीड पीरियड ऑफ मोहनजोदड़ो मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन अपीयर टू हैव बीन मैसेकर्ड। ऐसा लगता है, जैसा हमने एक्सकैवेशंस में पाया है, कि शायद यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये लोग बहुत एडवांस है, तो क्लाइमेटिक, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डिटोरिएशन बहुत ज़्यादा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो प्रोबेबली यहाँ पे मैसेकर हुआ होगा, जड़ संघाड़ हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को मारा गया होगा। एंड अगर इस ऋग्वेद के कॉन्टेक्स्ट को माने तो हमें इंद्र को यहाँ पे आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि इंद्र जो है वो फोर्ट डिस्ट्रॉयर है, वो किले को तबाह करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पैसेज है, ये हमारा पूरा सोर्स है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सोर्स से बेसिकली 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पैसेज टाइप, पैसेज लाइक पैसेज में आपने एक पैसेज पढ़ा, एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा एंड उससे सवाल होते हैं। एक आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पैसेज, सॉरी, एक आता है पैसेज के बाद एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन। लेट सपोज हमने यहाँ ऋग्वेद की चर्चा की है, तो ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेंगे कि भाई कहाँ पे कंपोज हुआ, किस पीरियड पे कंपोज हुआ। तो आपको दोनों ही तरीके के सवालों के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑफ द फर्स्ट सोर्स, हु इज द नरेटर ऑफ दिस सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपके सोर्स में दिया गया है कि किस टेक्स्ट का ये अंश है, या किस नरेटर ने इसे लिखा है, या किस नरेटर की द्वारा ये चीज़ें बोली जा रही है, तो आप तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। बट यहाँ पे तो चर्चा ही नहीं किया गया नरेटर का, तो इसके लिए आपको कुछ सोर्सेज को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ये जो सोर्स है पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसमें जो नरेटर है वो ये दर्शाने की बेसिकली कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा द्वंद में थे कि क्या रीज़न है हड़प्पा सिविलाइजेशन के खात्मे के पीछे। तो वो वहाँ पे एक थ्योरी को बहुत एम्फेसाइजली प्रमोट कर रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो मैसेकर के चलते ख़त्म हुआ। तो इसलिए आपको इस नरेटर का, इस हिस्टोरियन का या इस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ R.E.M. व्हीलर, रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा सोर्स है, जो अंश आप देख रहे हैं, उसको नैरेटिव नहीं कर रहा अपने पूरे के पूरे वक्तव्य में। तो R.E.M. व्हीलर विल बी द आंसर। एंड इसलिए भी ये फेमस है, जब आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया गया, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेकाई, जॉर्ज टेल्स एंड R.E.M. व्हीलर। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इन चारों में से किस आदमी ने हु एडवोकेटेड दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन डिस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ मैसेकर, कि वो नरसंहार के चलते, जनसंहार के चलते तबाह हो चुका था। सो इन दैट केस वी विल सेलेक्ट R.E.M. व्हीलर एज आवर आंसर। उसके बाद इन दिस सोर्स इंद्रा हैज बीन रेफर्ड एज, इंद्र को किस नाम से रेफर किया गया है? नागेंद्र, पुरेंद्र, ज्ञानेंद्र या नन ऑफ द एबव। तो वी हैव सीन ऋग्वेद में, यहाँ पे ऋग्वेद का मेंशन है, तो ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से रेफर किया गया? पुरेंद्र। पुरेंद्र मतलब जो फोर्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। देखिए सोर्सेज में क्या होता है ना कि आपको पढ़ने में समय लगता है, एंड सोर्सेज से जुड़ी छोटी छोटी अगर आपसे इनडायरेक्टली भी सवाल पूछेंगे ना तो बहुत इजी, बहुत कम डिफिकल्टी लेवल का सवाल पूछेंगे। तो सोर्स में सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। द ओनली थिंग दैट इज टाइम टेकिंग इज कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी बढ़िया है, एंड नॉट ओनली रीडिंग स्पीड बल्कि आप पढ़ के एब्जॉर्ब कितना अच्छा कर पाते हो। Then the third question is, who has been accused here by the narrator for the mass destruction of civilization? कि civilization के mass destruction के लिए, संपूर्ण बर्बादी के लिए, घनघोर बर्बादी के लिए किसे नरेटर यहाँ पे जिम्मेदार ठहरा रहा है? क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, इंदिरा फ्लड। तो हमने देखा कि R.E.M. व्हीलर, अगर यहाँ पे नरेटर R.E.M. व्हीलर है जो कि वही है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इतनी जो एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी वो क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन या फ्लड या इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से वीकेन हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, बट इसको तबाह किया गया है ओनली बाय द मैसेकर। एंड अगर मैसेकर हुआ है तो हम किसे एक्यूज माने? इंद्र को, क्योंकि इंद्र का नाम है ऋग्वेद में पूरे इंद्र, जो फोर्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। उन्हीं ने हमारे सिटाडल्स को भी डिस्ट्रॉय किया होगा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में थे। तो इसीलिए आंसर सी विल बी द आंसर। यहाँ पे R.E.M. व्हीलर इंद्र को सीधे सीधे आरोपी ठहरा रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नरेटर इज करेक्ट? यहाँ पे आप ऐसा नहीं दीजिएगा रिगार्डिंग द मॉर्टिमर व्हीलर इज करेक्ट, क्योंकि फिर तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि नरेटर हमारे मॉर्टिमर व्हीलर ही है। तो यहाँ पे नरेटर से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट, दैट मीन्स मॉर्टिमर व्हीलर से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। एंड कौन सा स्टेटमेंट सही है? ही वॉज फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड द स्ट्रैटिग्राफी, की हमें जो खुदाई करते हैं तो किस लेवल से करनी चाहिए ताकि जो हमें आर्टिफैक्ट्स हैं वो एक पीरियड के आर्टिफैक्ट्स एक साथ मिले, फिर दूसरे पीरियड के आर्टिफैक्ट्स एक साथ मिले, फिर तीसरे पीरियड के आर्टिफैक्ट्स एक साथ मिले। ऐसा नहीं हो कि टाइम मिसमैच हो जाए आर्टिफैक्ट्स के कलेक्शन में। एंड ही बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944, कि 1944 में वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, DG बनते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन भी सही है। पहले वो मिलिट्री में काम करते थे, स्ट्रैटिग्राफी को बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाया। ASI के डायरेक्टर जनरल बनते हैं 1944 में। सो
ऑल द एबव, ऑप्शन डी विल बी द आंसर कि ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द नरेटर और मोर्टिमर व्हीलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस एज द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हिस्टोरियंस किसे एक कारण नहीं मानते हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का? मैसिव फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीक इन्वेजन। ऑब्वियसली एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। मैसिव फ्लड को भी बहुत सारे लोगों ने जिम्मेदार ठहराया, फिर डिफॉरेस्टेशन को तो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के चलते ही बाढ़ आता है। देन क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ रीजन एज पर मेनी हिस्टोरियंस। लेकिन ग्रीक इन्वेजन की किसी ने बात नहीं की है। आर्यन इन्वेजन की बात की है, लेकिन ग्रीक तो बहुत बाद आते हैं, आई थिंक 500 BC के बाद आते हैं, तो ये सिविलाइजेशन उससे बहुत 1500 साल पहले ही तबाह हो चुका है। सो आई थिंक ग्रीक इन्वेजन में भी द आंसर, एंड वही आपका आंसर है। आपको अटेम्प्ट भी करना है, जैसे जैसे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, चैट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हड़प्पन सिविलाइजेशन, की हड़प्पन सिविलाइजेशन से कौन सी जो नदी है वो संबंधित नहीं है? सिंधु, इंडस कहते हैं अंग्रेजी में, रावी, सतलज या गोदावरी। तो अगर आपने मैप देखा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो इट इज स्ट्रेस्ड फ्रॉम, नीचे से अगर देखें तो महाराष्ट्र से लेके ऊपर आपका अफगानिस्तान तक जाता है। इस बीच ये तीनों रिवर आते हैं, इंडस भी आता है, रावी भी आता है, सतलज भी आता है, बट गोदावरी बहुत साउथ में है, दक्कन के पठारों के पास है। तो गोदावरी इज द रिवर विच वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये हमारे इस सोर्स से 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन में पूछा था, वो डायरेक्ट था कि भाई कौन नैरेटर है। फिर हमने पीछे की स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ये की स्लाइड में, इन दिस सोर्स इंदिरा हैज बीन रेफर्ड, ये भी डायरेक्ट है। फिर who has been accused है by the narrator as responsible for destruction of civilization, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड बाकी के जो लास्ट के 3 सवाल हैं वो आपके इनडायरेक्ट है, बट रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सोर्स, की हमने मोर्टिमर व्हीलर जो कि सोर्स के नरेटर है उससे सवाल पूछ लिया, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से जुड़ा हुआ ये सोर्स है तो उससे सवाल पूछ लिया, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से ओवरऑल ये सोर्स जुड़ा हुआ तो उससे भी रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया। नाउ अगले सोर्स को देखते हैं। अब ये हमारा जो पहला चैप्टर है उसका एक ही सोर्स था जो आपके पढ़ने लायक था, बाकी इस चैप्टर से अगर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ आता है तो यही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। नाउ किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, सेकेंड चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड इसमें बहुत सारे सोर्स है, तो बक्कल यू सीट बेट अप, बहुत ही पेशेंटली आपको एक एक सवालों का जवाब देना। पहले तो सोर्सेज को बहुत केयरफुली पढ़ना सीखे, बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मोड में सोर्सेज को पढ़े। हियर इज एन एग्जर्प्ट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, की मेगास्थनीज के अकाउंट से, मतलब उनकी किताब से या उनके टेक्स्ट से एक एग्जर्प्ट लिया गया है। ऑफ द ग्रेट ऑफिसर ऑफ स्टेट सम सुपरिटेंडेंट द रिवर्स, की जितने भी बड़े अधिकारी हैं, कुछ लोग रिवर को सुपरिटेंड करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं, कुछ लोग लैंड की मापी करते हैं जैसा इजिप्ट में किया जाता था, कुछ लोग इस चीज़ की देखभाल करते हैं कि जब ये कैनाल्स है वो सिटी में वाटर गिराती हैं तो कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि सारे लोगों को इक्वल सप्लाई पहुंचे। द सेम पर्सन ऑल्सो हैव द चार्ज ऑफ द हंट्समैन, की उनको शिकारियों का भी चार्ज दिया गया कि वो अगर कुछ गलत करते हैं प्लीज पनिश देम। देन उनमें से कुछ ऑफिसर्स हैं जिनका काम है कि वो टैक्सेस कलेक्ट करें, फिर अलग अलग कम्युनिटीज़ को वो सुपरवाइज करें जो ज़मीन से जुड़े हुए कामों को दिखती है, लाइक कटर्स, लकड़हारे हो गए, बढ़ई हो गए, फिर ब्लैक स्मिथ्स हो गए, माइनर्स वगैरह हो गए। तो ये हमारा ये सोर्स है। तो माइनर्स मतलब वो लोग जो खनन करते हैं, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग मिनरल्स का खनन करते हैं। अब सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का जिक्र है इस सोर्स में, एंड मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड। तो आपको बताने कि कौन सा जो टेक्स्ट है वो इनके द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र, इंडिका, हर्षचरिता एंड नन ऑफ द अबव। अर्थशास्त्र, इंडिका, हर्षचरिता। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य। हर्षचरिता जो है वो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है जो उनके कोड पोएट बानवट लिखते हैं। एंड बाकी मेगास्थनीज जो जिस किताब को लिखा उसका नाम है इंडिका, यानी कि आज से पहले जितने भी इन्वेजन्स वगैरह हुए थे उनको इसमें कंपाइल किया गया है, मॉडर्न एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को कंपाइल किया गया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, डू गिव इट अ रीड। देन मेगास्थनीज वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ। ये ग्रीक एम्बेसडर थे, ग्रीक राजदूत थे, किसके दरबार में? अशोका के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो ऑब्वियसली ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर की तरफ से भेजे गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया एंड फिर उनको अपना मुरीद बना लिया, मतलब फैन बना लिया। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स टू गेट टू नो अबाउट मॉडर्न एम्पायर, की यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए। आपको बताने कि इन चारों में से कौन एक सोर्स नहीं है अगर हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में जानना होता है। तो क्या हम लोग अर्थशास्त्र का सहारा ले लेते हैं मॉडर्न एम्पायर के बारे में जानने के लिए? क्या हम लोग इंडिका का या विगाशाकुंतलम का या गिरनार में जो रॉक एडिक्ट है उसका सहारा नहीं लेते हैं मॉडर्न एम्पायर के बारे में जानने के लिए? तो इन चारों में से किसका सहारा नहीं लेते हैं? कौन सा जो टेक्स्ट है या कौन सी जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में नहीं बताती है? तो अर्थशास्त्र इज
ऑथर्ड बाई चाणक्य, उसको चाणक्य ने लिखा है, तो ऑब्वियसली ये तो मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड ही होगा। इंडिका भी मॉडर्न एम्पायर से बहुत हद तक रिलेटेड है। गिरनार मेजरडॉक एडिक्ट, वहाँ पे बेसिकली 3 रूलर्स के इंस्क्रिप्शन है, रुद्रदमन हो गए, अशोक हो गए, एंड हमारे एक गुप्ता रूलर आते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कुमार गुप्त है या स्कंद गुप्त है, आई एम नॉट श्योर। तो उसमें अशोका का भी जिक्र है, तो ऑब्वियसली गिरनार मेजरडॉक एडिक्ट का है या जूनागढ़ डिस्क्रिप्शन का बात बराबरी है। इसमें अशोका का भी जिक्र है, तो ऑब्वियसली अशोका का जहाँ पे जिक्र होगा वहाँ पे मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी हमारे पास होती है। सो यहाँ पे इंडिका अर्थशास्त्र एंड गिरनार आर द सोर्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर। एंड अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो एक लिटरेचर है, एक लव फिक्शनल लिटरेचर है जो कि भरत और शकुंतला के प्रेम पे लिखा गया है कालिदास द्वारा। तो ये गुप्ता एम्पायर के थे, ये मॉडर्न एम्पायर से इनका कोई लेना देना नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स सेम ही है, बस क्वेश्चन देखें। एज पर दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी वाज नॉट सुपरवाइज्ड बाय द ऑफिसर्स, कि किस कम्युनिटी के लोगों को सुपरवाइज नहीं किया जाता था ऑफिसर्स द्वारा। माइनर्स, हंटर्स, ब्लैक स्मिथ एंड टीचर्स। टीचर्स पे नॉट सुपरवाइज्ड क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा प्योर एंड वर्चुअस माना जाता था। बाकी ब्लैक स्मिथ, माइनर्स, हंटर्स भी वर्चुअस माने जाते थे, बट चूंकि इनका जो काम है वो ज़मीनों से रिलेटेड ज़्यादा था तो इसीलिए इनके ऊपर नजर रखी जाती थी बराबर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पस बिहाइंड सुपरवाइजिंग दीज कम्युनिटी, ये जो इतनी कम्युनिटी है चाहे लोहारों की हो, माइनर्स की हो, हंटर्स की हो, इनको सुपरवाइज करने के पीछे मकसद क्या है? पहला, टू कलेक्ट टैक्सेस, टू होल्ड एम्पायर, टू इंश्योर स्टेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। टैक्सेस कलेक्ट करना इज वन ऑफ द रीजन। होल्ड एम्पायर, डाइवर्स एम्पायर, हमें अलग अलग कम्युनिटी के बारे में पता रहेगा तभी तो हम लोग उसके हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाएंगे। सो टू होल्ड द एम्पायर एंड टू इंश्योर स्टेबिलिटी इज तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो इट वॉज इंपॉर्टेंट टू सुपरवाइज द कम्युनिटी। सो आई थिंक आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सुपरवाइज करने से हम लोग टैक्सेस कलेक्ट कर पाते थे आसानी से, फिर उनके लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर पाते थे। फिर अगर हमने अपने डाइवर्स पॉपुलेशन को होल्ड करके रख लिया, एक धागे में पिरो के रख लिया, तो वी हैव इंश्योर्ड द स्टेबिलिटी। तो ये तीनों ही रीजन थे बिहाइंड द सुपरवाइजिंग ऑफ दिस कम्युनिटीज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सोर्स, डैश वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर, की मौर्य एम्पायर की राजधानी थी डैश। राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या बोधगया। वी ऑल नो कि राजगीर एक टाइम में मगध की राजधानी हुआ करती थी, बट अजात शत्रु के लड़के उदयन आते हैं एंड वो इसको हटा देते हैं, राजगीर से पाटलिपुत्र ले जाते हैं। उसके बाद से मॉडर्न एम्पायर की खत्म होने तक पाटलिपुत्र ही राजधानी रहती है मॉडर्न एम्पायर की। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट सोर्स को देखते हैं, अगले सोर्स। रीड द गिवन सोर्स केयरफुली, बहुत ही ज्यादा केयरफुली ध्यानपूर्वक सोर्स को पढ़े एंड जो भी क्वेश्चन नीचे दिए गए उन्हें हमें बताएं। द इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड दैट लेक, यहाँ पे किसी लेक से जुड़ा हुआ इंस्क्रिप्शन है, उसमें बताया गया कि लेक विथ एम्बैंकमेंट्स एंड वाटर चैनल, ये जो एम्बैंकमेंट आप देखते हैं पत्थर के चारों तरफ बनाए गए हैं, चैनल्स बनाए गए जो कि कनेक्टेड होंगे प्रोबेबली हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड मतलब घरों से, ये किसी लोकल गवर्नर द्वारा बनाए गए थे मॉडर्न एम्पायर के दौरान। हाउएवर टेरिबल स्टॉर्म ब्रोक द एम्बैंकमेंट्स एंड वाटर गस्ट आउट ऑफ द लेक, की पानी बाहर निकल गया, तूफान आया, तो रुद्रदमन नाम के एक शासक थे जिन्होंने इस लेक को रिपेयर करवाया, जो भी नष्ट, जो भी क्षति हुई थी। उसके बाद एक और इंस्क्रिप्शन है वहीं पे, वो ये कहता है कि 5th सेंचुरी सी के आसपास एक और बार इसकी रिपेयरिंग हुई थी, एक और बार इसकी ओवरऑल एक मरम्मती हुई थी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के किसी रूलर ने करवाया था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि द सुदर्शन लेक वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एम्पायर, यहाँ पे बिल्ट है, रिपेयर नहीं है। द सुदर्शन लेक वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश एम्पायर, क्या गुप्ता एम्पायर के दौरान बनाया गया था, क्या शक एम्पायर के दौरान बनाया गया था, शुंग या मौर्य। तो ऑब्वियसली ये जो लेक है सुदर्शन लेक, दैट वॉज बिल्ट बाय द लोकल गवर्नर, वहाँ के कोई लोकल गवर्नर रहे होंगे उस क्षेत्र के, मॉडर्न एम्पायर द्वारा जो नियुक्त किए गए होंगे, तो मॉडर्न एम्पायर के दौरान ही ये जो लेक है वो बनवाया गया था। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Now the next question is which of the following statements regarding the Sudarshan Lake is incorrect। अभी पिछला जो सवाल था वो हमारा डायरेक्ट था, ये भी डायरेक्ट है, इस पैसेज से, इस एग्जर्प्ट से, इस सोर्स से डायरेक्ट हमने पूछा। सुदर्शन लेक से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? पहला, इट इज अ नेचुरल वाटर रिजर्वायर, इट इज लोकेटेड इन गिरनार राजस्थान, इट वॉज बिल्ट बाय लोकल गवर्नर ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा। होता है क्या है कि कभी कभी आपसे ना सोर्स भी पूरा नहीं पूछेगा, सोर्स का भी एक पार्ट पूछ लिया जाए, क्योंकि सोर्स का बहुत बड़े होते हैं। लाइक हमने पहला जो चैप्टर है उसका 3rd सोर्स को देखा, उसमें से एक पार्ट हमने पूछा था जो कि मोर्टिमर वीरर से रिलेटेड था, बाकी जो 2 पार्ट से बहुत छोटे थे, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा सकता है। लेकिन सुदर्शन लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़े यहाँ पे कौन सा कथन गलत है आपको उसको पहचानना है। सबसे पहला, इट इज नेचुरल वाटर रिजर्वायर, ये कोई नेचुरल नहीं था, ये आर्टिफिशियल था, इसको चूंकि बनाया है एक गवर्नर है, तो ये कहाँ से नेचुरल हो सकता है? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट इज लोकेटेड इन गिरनार राजस्थान, ये गिरनार में लोकेटेड जरूर है, बट आपको हल्की सी भी अगर मैप की जानकारी होगी या आपने हमारे मैप के वीडियो को देखा होगा तो गिरनार इज लोकेटेड इन गुजरात नॉट राजस्थान, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन इट वाज बिल्ट बाय लोकल गवर्नर ड्यूरिंग मॉडर्न एरा, ये सही है। सो ए एंड बी विल बी द आंसर। सी तो सही है कि लोकल गवर्नर नहीं बनवाया था मॉडर्न एरा के दौरान, प्रोबेबली शायद आदेश आया होगा या लोगों को जरूरत होगी पानी की तो उन्होंने बनवाया। सो यहाँ पे बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
Now the next question. रुद्रदमन who repaired the सुदर्शन लेक belong to which empire? किस अंपायर के साम्राज्य से बिलोंग करते हैं? रुद्रदमन का भी जिक्र है इस सोर्स में एंड किस अंपायर से बिलोंग करते हैं वो भी इसमें बताया गया है। ये एक्चुअली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। गुप्ता अंपायर, शक अंपायर, शुंग अंपायर या मौर्यन अंपायर? ये शक अंपायर है। शक मतलब जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे जिनको मलिक भी कहा जाता था क्योंकि वो बाहर से आए हैं। देन द गिरनार इंस्क्रिप्शन नियर सुदर्शन लेक हैज बीन फर्स्ट इंस्टॉल्ड बाय, कि इसको सबसे पहले किसने इंस्टॉल्ड करवाया? यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको दिल पे ना ले। द गिरनार इंस्क्रिप्शन नियर सुदर्शन लेक हैज बीन फर्स्ट इंस्टॉल्ड, सबसे पहले इसको किसने इंस्टॉल करवाया? मतलब सबसे पहली जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है वो किसके द्वारा इनग्रेव्ड कराई गई है? खुदाई की मतलब खोदी गई है, वो इनग्रेव्ड उकेरी गई है। क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने सबसे पहले सुदर्शन लेक के पास जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है उसमें उसको इंस्टॉल करवाया? फिर बिंदुसार क्या है वो, क्या अशोक है? तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जितने भी रूलर्स इंस्क्रिप्शंस इंस्टॉल करते हैं उनमें सबसे इनिशियल रूलर है अशोका। अशोका ने ये ट्रेंड शुरू किया था कि मैं अपने मैसेजेस को अपने जनता तक कैसे पहुंचाऊंगा, तो पत्थरों पे चीज़ों को, हार्ड सरफेस, जरूरी नहीं कि पत्थर या किसी मेटल पे भी चीज़ों को कार्वर्ट करवा के मैं इसको चौक चौराहे पे लगा दूंगा। अशोका ने ही इस ट्रेंड को शुरू किया। तो अशोका के जितने भी फोर फादर्स हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उनका इसमें कोई भी रोल नहीं है। ए और बी तो ऐसे ही जा सकता है। एंड सुदर्शन लेक के आसपास बगल में जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, इसे हम लोग जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं क्योंकि गिरनार जो है जूनागढ़ में पड़ता है। ये इसमें सबसे पहला जो अंकित हुआ था, सबसे पहला जो रेखांकित हुआ था, मतलब आप समझे सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन में चीज़ें इनग्रेव्ड करी गई है वो अशोका द्वारा ही की गई है। फिर आपके रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे, उसी के ठीक नीचे रुद्रदमन ने लिखा है कि मैंने इस लेक को रिपेयर कराया। फिर उसके ठीक नीचे हमारे गुप्ता रूलर आते हैं, शायद स्कंदगुप्त हैं, कुमार गुप्त है, जिन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, मतलब फिर से रिपेयर करवाया। वो भी अपना नाम एंड पूरी की पूरी जो डिटेल्स है, ब्यौरा है, वो वहाँ पे देते हैं। सो दिस इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। द रूलर ऑफ विच अंपायर रिपेयर्ड द लेक आफ्टर रुद्रदमन? रुद्रदमन के बाद किस अंपायर के रूलर ने, यहाँ पे रूलर का नाम नहीं दिया गया पैसेज में, ना ही हमने आपसे पूछा है, वी हैव आस्क्ड यू कि वो रूलर कौन से अंपायर के थे जिन्होंने रुद्रदमन के बाद सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया? क्या वो सतवाहना रूलर थे? क्या वो वकाटका डायनेस्टी से थे? क्या वो गुप्ता डायनेस्टी थे? या नन ऑफ देम, किसी और डायनेस्टी से होंगे, प्रॉब्लम शुक्र डायनेस्टी हो गया या शक डायनेस्टी हो गया, कुशान हो गए, या साउथ इंडिया की कोई चोला, चेड़ास, पंड्यास, कुछ भी। तो हमने देखा कि रुद्रदमन के बाद उसी गिरनार रॉक में एक और इंस्क्रिप्शन है, इसमें कहा गया कि गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर आते हैं एंड वो फिर से रिपेयर करवाते हैं। रुद्रदमन के बाद फिर से शायद कुछ क्षति पहुंची होगी तो उसको फिर से रिपेयर कराया जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक क्रमिक ऑर्डर में आपको यहाँ पे 4 डायनेस्टीज का नाम हमने दिया है, आपको बताना है कि कौन पहले आया, उसके बाद करके क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करना है। तो सतवाहना, गुप्ता, शुंग, मौर्य, आपको इन चारों को क्रोनोलॉजिकली अगर अरेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, पहले यानी कि गुप्ताज, फिर सतवाहनाज, फिर शुंग, फिर मौर्य, यानी कि सबसे पहले गुप्ताज आते हैं, फिर सतवाहनाज, फिर शुंग, फिर मौर्य। ऑप्शन बी की माने तो सबसे पहले सतवाहनाज आते हैं, फिर मौर्य आते हैं, फिर शुंग आता है, फिर गुप्ता आते हैं। ऑप्शन सी की अगर माने तो सबसे पहले मौर्य आते हैं, फिर सतवाहनाज आते हैं, फिर गुप्ताज आते हैं, फिर शुंग आते हैं। ऑप्शन डी की अगर माने तो पहले मौर्य आता है, फिर शुंग आता है, फिर सतवाहना आते हैं, फिर गुप्ता आते हैं। मौर्य के बाद ठीक बाद शुंग डायनेस्टी ने इनको सक्सीड किया, उसके ठीक बाद थोड़े से सतवाहनाज भी आते हैं दक्षिण के क्षेत्र में, फिर गुप्ता तो बहुत बाद में आते हैं 4th-3rd सेंचुरी के आसपास। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 4312। ये रहा हमारा पहला इंस्क्रिप्शन इस चैप्टर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये हमारा पहला सोर्स था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सोर्स की तरफ। रीड द गिवन सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही वाज विदाउट एन एंटागनिस्ट ऑन द अर्थ, की यहाँ पे धरती पे वो बिना किसी दुश्मन के थे। ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ हिज मल्टीट्यूड मेनी गुड क्वालिटीज एडोन्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ गुड सेक्शन, उनके पास अथाह मात्रा में बढ़िया नोबेल क्वालिटीज है। हैज वाइप्ड आउट द फेम ऑफ, जो कि वहाँ की जितने भी राजा हैं उनको ओवर पावर कर रही है, उनको ओवर शेडो कर रही है उनकी क्वालिटीज़। एंड बीइंग द काउज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड इनकम्प्रिहेंसिबली, की वो अनडाउटेडली एक काउज है बढ़िया चीज़ों के, डिवाइन चीज़ों के एंड डिस्ट्रक्शन के भी पीछे कारण है कि जो खराब चीज़ उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं। ही इज़ द गिवर ऑफ 1000 काउज, वो मेनी 100,000 कॉम्बिनर लाखों गायों को दान में दिया है। एंड रिसीव्ड सेरेमोनियल इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माइजरेबल, कि उन्होंने अब माइजरेबल के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रण लिया है, द पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रण लिया। फॉर लोड एंड सफरिंग, जो अनाथ है, जो ऑर्फेंस, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा। ही इज रिस्प्लेंडेंट एंड एम्बॉडीड काइंडनेस टू द मैनकाइंड, की वो मैनकाइंड के काइंडनेस का स्वरूप है, फिजिकल आप कह रहे तो इनकार्नेशन है। एंड इनको यहाँ पे कंपेयर किया गया, यहाँ पे 3
सॉरी 4 भगवान से कुबेर को कहते हैं कि वो ही इज इक्वल टू द गॉड ऑफ वेल्थ, कुबेर इज इक्वल टू द गॉड ऑफ ओशन वरुण, इज इक्वल टू द गॉड ऑफ रेन चंद्र, एंड ही इज आल्सो इक्वल टू द गॉड ऑफ डेथ यम। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कही गई है। ही से किसे रेफर किया गया है, इस रिलेटेड सवाल जरूर होगा कि कौन इसमें नरेटर है एंड कौन इसमें किसको रेफर किया गया है, दिस सोर्स इज डेडिकेटेड टू हुम। तो इनसे रिलेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए हमने तैयार किया है। सबसे पहले दिस एग्जर्प्ट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, किस टेक्स्ट का ये पार्ट है, अर्थशास्त्र हर्षचरित प्रयाग प्रशस्ति। दिस टेक्स्ट इज अ प्रेज टेक्स्ट, ये प्रशंसा करी जा रही है। तो प्रशंसा अर्थशास्त्र में भी नहीं करी जाती थी, हर्षचरित में भी नहीं की जाती थी, प्रशंसा प्रशस्ति में ही करी जाती थी। एंड दिस इज द प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद में हमारा पड़ता है, इलाहाबाद में पिलर स्क्रिप्चर था अशोक का, उसी में प्रयाग प्रशस्ति भी उन्होंने लिखी थी। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, आपके लिए सवाल, दूसरा सवाल ये है कि हु इज द कंपोजर ऑफ दिस टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है जिसका ये अंश है जिसमें कहा गया है कि ये जो आदमी है पता नहीं कौन है, ये थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लाखों करोड़ों गायों को इन्होंने दान में दिया है, ये माइजरेबल्स एंड पुअर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। सो हु हैज कंपोज दिस टेक्स्ट, की इतनी बड़ाई किसने छाटी है, कालिदास ने, बाणभट्ट ने, शूद्रक ने, हरिशेन ने। तो ऑब्वियसली हरिशेन इस टेक्स्ट के प्रयाग प्रशस्ति को हरिशेन नहीं लिखा, ये जो प्रशस्ति है बहुत फेमस है एंड संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू whom दिस टेक्स्ट इज डेडिकेटेड, कि ये टेक्स्ट किसको डेडिकेटेड है, प्रयाग प्रशस्ति किसके लिए समर्पित है, हरिशेन ने इसको किसके लिए लिखा है। तो हरिशेन ने इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए लिखा है, या हर्षवर्धन के लिए लिखा है, या समुद्रगुप्त के लिए लिखा है, स्कंदगुप्त के लिए लिखा है, या शुका के लिए लिखा। तो ये हमारे पास समुद्रगुप्त की डिटेल्ड प्रेजिंग अकाउंट है, मतलब उनकी यहाँ पे प्रशंसा की जा रही हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में कि ये कुबेर की इक्वल है, वरुण के इक्वल है, यम के इक्वल है, या ये इंद्र के इक्वल है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉड हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट। आपने लास्ट में देखा होगा कि 4 या 5 गॉड का मेंशन किया गया है, कंपेयर किया गया है समुद्रगुप्त को फलाने चलाने गॉड से। आपको बताने कि कौन से जो भगवान है उनको इस टेक्स्ट में, इस पूरे एग्जर्प्ट में मेंशन नहीं किया गया है। क्या इंद्र को मेंशन नहीं करा गया है, क्या वरुण को मेंशन नहीं किया गया है, क्या अग्नि को मेंशन नहीं करा गया है, या यम को मेंशन नहीं करा गया। तो वी हैव सीन कि इंद्र को भी मेंशन किया गया, गॉड ऑफ रेन्स, वरुण गॉड ऑफ ओशन, एंड यम जो गॉड ऑफ डेथ है उनको भी मेंशन किया गया, बट अग्नि को नहीं किया गया मेंशन, गॉड ऑफ फायर। So correct answer will be option C. Now the next question is, as per the source, who is a god of ocean? God of ocean कौन है? आपने अगर देखा होगा तो यहाँ जितने भी 5 क्वेश्चन अभी तक हमने किए सारे ही सारे डायरेक्ट हैं, इस सीधे पैसेज से पूछा है, बहुत आसान है। Who is a god of ocean? तो इंद्र है, कुबेर है, यम है, वरुण है। इंद्र तो हमारे गॉड ऑफ रेन्स है, कुबेर गॉड ऑफ वेल्थ है, यम हमारे गॉड ऑफ डेथ है, तो ऑब्वियसली वरुण विल बी द आंसर। Now which of the following statements regarding the प्रशस्तिज are incorrect? अब हमने एक इंडायरेक्ट पूछ लिया, प्रशस्तिज के बारे में आपने जो भी पढ़ा उनमें से आप हमें बताओ कि कौन सा कथन गलत है। इट इज़ यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू ड्रॉ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट वाज ओरिजिनली रिटन एज पोएटिक कंपोजिशन, इट यूज्ड टू बी कंप्लीटली अनबायस्ड, नन ऑफ द अबव। हिस्टोरियंस यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, ये सही है, एंड जिन्होंने इन्हें ओरिजिनली लिखा है वो इसे पोएटिक कंपोजिशन के तौर पे लेते हैं, हिस्टोरिकल वर्क्स के तौर पे नहीं लेते। यानी कि अगर हरिशेन से आप पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे हमने इसे हिस्टोरिकल वर्क्स के तौर पे लिखा है, तो हमारी पोएटिक कंपोजिशन है, इसमें हम लोग अपने क्राफ्ट को दिखा रहे हैं, अपने डायलॉग को खुश कर रहे हैं। सो इट वाज ओरिजिनली रिटन एज पोएटिक कंपोजिशन। लेकिन हिस्टोरियंस की गलती है कि वो यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है, हिस्टोरियंस भी इसी तरीके की कोशिश करते हैं कैसे प्रशस्ति से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ की जाए। लेकिन उस जमाने के जो कवि थे जिन्होंने इसको असली में लिखा था, वो ये सोच के उन्होंने लिखा था कि दैट विल बी रिगार्डेड एज हिस्टोरिकल वर्क, क्योंकि वो तो पोएट्री वर्क है। सो ए एंड बी इज करेक्ट। सी इट इज कम्प्लीटली अनबायस्ड, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी हमने देखा कि कितना ज्यादा बायस्ड हरिशेन जब वो प्रशंसा कर रहा है समुद्रगुप्त की। तो सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड नन ऑफ द तब होता जब ए बी सी तीनों ही करेक्ट होते, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी कि इट इज यूज्ड टू बी कंप्लीटली बायस्ड, अनबायस्ड, की ये अनबायस्ड है। तो बायसनेस तो बहुत झलक रही है इसमें, जितने भी प्रशंसा होती है तो वो बायसनेस ही तो दिखाती है ना हमारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सोर्स है हमारा उसको पढ़ते हैं। द हर्षचरित इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज एंड कंपोज संस्कृत में कंपोज किया गया है। उनकी कोट पोएट बाणभट्ट ने कंपोज किया है एंड उस हर्षचरित का एक एग्जर्प्ट एक सोर्स है, उससे आपको दिया गया आउटस्कर्ट बीइंग फॉर द मोस्ट पार्ट फॉरेस्ट, पार्ट मतलब बहुत दूर दराज फॉरेस्ट है, एंड मेनी पार्सल ऑफ द राइस लैंड, थ्रेशिंग ग्राउंड एंड एरेबल लैंड वेयर बीइंग पोर्शन्ड, कि वो दिए जा रहे थे किसानों को खेती करने के लिए, छोटे छोटे किसानों को। एंड इट वॉज मेनली स्पेड कल्चर, वो स्पेड कल्चर करते थे, कुदाल से खेती करते थे। वही टू द डिफिकल्टी अब क्योंकि इस क्षेत्रों में क्योंकि ग्रास हटाना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है, सो आई थिंक ये जो कुदाल है, ये जो हल है वो बहुत ज़्यादा
मुश्किल होगा यहाँ पे खेती करने के लिए, इसलिए बोले स्पीड एग्रीकल्चर हो एग्रीकल्चर करते थे। एंड फिर यहाँ पे एक और, ये तो एस्पेक्ट हमारा एग्रीकल्चर का, फिर एक और एस्पेक्ट है ट्रेड का। बहुत सारे लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं, काउंटलेस सैक्स ऑफ प्लक्ड फ्लावर्स, जो फूल उन्होंने तोड़े हैं, लोड ऑफ फ्लैक्स, हिप्स बल्डर, पिकॉक फेदर्स जो मोर पंख है, फिर मूव जो बनाए उन्होंने, लकड़ी के लट्ठे जो बनाए, ग्रासेस बहुत सारे हैं, मेडिसिनल ग्रासेस हैं। तो इन सब को उन्होंने ले जाके अलग अलग विलेजेस में बेच रहा है। जो गांव की महिलाएं वो बहुत उत्सुक होती है, जो भी उनके पास सरप्लस होता है उसको अलग अलग विलेजेस में बेचने के लिए। तो ये आपका सोर्स है। इससे रिलेटेड हम देखें कैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल इनडायरेक्ट है कि हर्षवर्धन बिलोंग टू डैश एम्पायर, की किस एम्पायर से बिलोंग करते थे। अब देखिए आपके किताब में ये जिक्र नहीं है कि ये किस एम्पायर से थे, लेकिन आपकी किताब में ये तो जिक्र है ना कि ये किस एम्पायर से नहीं थे। ये गुप्ता, क्योंकि हमने यहाँ देखा टेक्स्ट कब का, ये टेक्स्ट कब का 7th सेंचुरी सी के अराउंड बाणभट्ट से लिखते हैं। एंड बाणभट्ट वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ हर्षचरित, तो हर्षचरित ऑब्वियसली 7th सेंचुरी सी के आसपास के रूलर होंगे। आप ऐसे करके सीधे ब्लेम में डालने की ये सवाल हमने ना किताब में नहीं देखा है तो हम आपका जवाब ही नहीं देंगे। हर्षवर्धन बिलोंग टू डैश एम्पायर, यहाँ पे ऑप्शन देखिए गुप्ताज, गुप्ता 4वीं शताब्दी से लेके 5वीं छठी तक रहता है, तो ये तो हो ही सकता है आंसर। मौर्यस BC में थे, शक भी सी में बहुत इनिशियल में थे, शक एट सतवाहना कंटेम्प्रेरी, तो ये BC सी दोनों जगह पे थे। तो ऑब्वियसली 7वीं सेंचुरी तो बहुत ज़्यादा बाद है, 700-800 सालों तक किसी भी एम्पायर के लिए रूल करना was not an easy task। बहुत कम एम्पायर कर पाए 700-800 सालों तक रूल। ऑटोमन्स एंड रोमन्स वर द वंस, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा समय तक किसी एम्पायर के लोगों ने रूल किया होगा। तो इन तीनों एम्पायर से वो नहीं है, तो ऑब्वियसली नन ऑफ देम विल बी द आंसर। हाँ, ये श्योर नहीं है कि किस एम्पायर से, बट वी आर डेड श्योर कि किस एम्पायर से नहीं है। बट अगर आपको जानना हो कि वो किस एम्पायर से है तो वो पुष्यभूति एम्पायर से है, पुष्यभूति एम्पायर। अर्लियर इनकी जो राजधानी हुआ करती थी थानेसर हुआ करती थी, जो कि आजकल हरियाणा में पड़ता। फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी राजधानी स्थापित कर ली, वो भी एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था। एंड कौन थी इनकी राजधानी से रिलेटेड एक सवाल हमने डाला, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे। देन which theme is being highlighted here in this excerpt, कि इस excerpt में किस थीम को हाईलाइट किया गया, किस संदेश को हाईलाइट किया गया। फर्स्ट, लाइफ इन द टाउन्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष, की हर्ष के शासनकाल में हाउ वाज द लाइफ इन द टाउन्स, की शहरों में लोग कैसे रहते थे, व्हाट वर द डिफिकल्टीज, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस। द लाइफ इन द रिमोट विलेजेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष, की हर्ष के शासनकाल में रिमोट विलेजेस, पहाड़ों के साइड में जो विलेजेस हो गए या ऐसे विलेजेस जो कि मेन स्ट्रीम टाउन से बहुत ज़्यादा ही अपार्ट है, इन इलाकों में कैसे लाइफस्टाइल थी। देन द कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्ष, की हर्ष के कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे दर्शाया गया कि कितना कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, कितना सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था हर्षवर्धन का। तो इस एग्जैम्प्ट को पढ़ने से हमें कहीं भी नहीं लगा कि यहाँ पे टाउन का जिक्र है, तो ये भी हटा दें। कहीं पे ये भी नहीं लगा कि हर्ष के सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे दिखाया जा रहा, तो सी को भी काट दें। हाँ, लेकिन यहाँ पे रिमोट विलेज की जरूर बात की जा रही थी कि एक विलेज है विंध्य के पहाड़ियों के निकट पड़ता है, वहाँ पे ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल है, लोग स्पीड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लोग चीज़ों को उगा के बेचते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जो लैंड है वो किसानों को दी जा रही है खेती करने के लिए। सो हेयर लाइफ इन द रिमोट विलेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष इज बीइंग पोर्ट्रेड, यही हमारा इस सोर्स का थीम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर्स ही कह ले, गाँव एकदम जंगल से लगा हुआ है तो फॉरेस्ट ड्वेलर ही तो कहेंगे ना, ड्वेलर मतलब जो निवास करते हैं, तो जंगलों में ये निवास करते हैं। तो कौन सी खेती करते थे ये लोग, क्या ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, हल से खेती, क्या ये लोग ट्रांसप्लांटेशन करते थे, एक सैपलिंग उगाया फिर उसको उठा के दूसरी जगह रोपा, क्या ये लोग टेरेस फार्मिंग करते थे, टेरेस फार्मिंग करते थे, या क्या ये लोग हो एग्रीकल्चर करते थे। पूरा एग्रीकल्चर वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में आपको पहले पेड़ों को काटना है फिर ग्रासों को काटना है, तो ये हल से जो कि पॉइंटेड एक आयरन होता है बहुत मुश्किल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, अगेन दिस कैन नॉट बी आंसर। टेरेस फार्मिंग के लिए आपको ऊंची जगह पे होना जरूरी है, सो इट वाज आल्सो नॉट द केस। ये विंड के आउटस्कर्ट में नीचे तराई के क्षेत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, सो सी भी आंसर नहीं हो सकता, हो एग्रीकल्चर इज आंसर, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है ना कि स्पीड एग्रीकल्चर करते थे। स्पीड एग्रीकल्चर इज अ सिनोनिमस ऑफ हो एग्रीकल्चर, मतलब क्या कुदाल से खेती करते थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बस वर्ड बदल दिया है, शब्द बदल दिया है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। बाकी अगर स्पीड एग्रीकल्चर लिखा होता तो आप लोग आगे मत करके उसी को अपना आंसर सेलेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the villagers do with the surplus produce, कि उनके पास जो सरप्लस प्रोड्यूस बच जाता था, ऐसे चीज़ें जो उन्होंने खुद कंज्यूम कर ली अब बच गई है, चाहे वो हनी हो, चाहे वो मूव है, चाहे वो ग्रेन्स है, कुछ भी है, तो उसका वो लोग क्या करते थे। दे स्टोर्ड इट फॉर द फ्यूचर, वो उसे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए स्टोर करते थे। दे हेल्प देयर नेबर्स विद द सरप्लस प्रोड्यूस, की वो अपने पड़ोसियों की मदद करते थे इन टाइम्स ऑफ नीड, कि हमारे पास चावल इतना बचा हुआ आप ले लें, हमारे पास शहद इतना बचा हुआ आप ले लें। दे सोल्ड इट इन द अदर विलेजेस, की वो उसे दूसरे गाँव में बेचा करते थे। देखिए, जब आप MCQs अटेम्प्ट करते हैं तो एक रूल हमेशा याद रखें कि जो भी 4 ऑप्शन हैं, हो सकता है कि उसमें से 1 या 2 ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो, उस वक्त आपको क्या करना है, जो सबसे एप्रोप्रिएट है उसको सेलेक्ट करना है। गाँव में थे तो ऑब्वियसली म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होगा, एंड
वो एक दूसरे को हेल्प ज़रूर करते होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ये क्योंकि हमने देखा ना कि ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अलग अलग गाँव में जाके बेचते हैं। शहद हो गया, मोर का पंख हो गया, आपके पास मोम हो गया, इन सबको क्या करते हैं ले जाके, रबड़ हो गया, इन सबको ले जाके अलग अलग विलेजेस में वो बेच रहा। लॉक्स हो गया, ग्रास हो गया, तो दे सोल्ड इट इन द अदर विलेजेस। जो भी सरप्लस प्रोड्यूस इनके पास बचता था खुद, जैसे लॉक्स का उन्होंने वो बना दिया, ईंधन बना लिया, जो छोटे छोटे लकड़ियों को काट के आग जलाने के लिए। फिर उसके बाद जो बच गया उसको हम लोग बाहर के मार्केट में बेच के आ जाएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी दे सोल्ड इट इन द अदर विलेजेस या नियर बाय विलेजेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्ष। के हर्ष के कोर्ट पोएट कौन थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की है? हर्षेन, हरिशेन, बाणभट्ट, कौटिल्य, कालिदास। कौटिल्य हमारे मॉडर्न एम्पायर के हैं, कालिदास गुप्ता एम्पायर के, हरिशेन भी गुप्ता एम्पायर के हैं। बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट हु कंपोज्ड हर्षचरित, जो कि उनकी बायोग्राफी है हर्षवर्धन की। बहुत बड़े रूलर थे, अगर आपको कभी जानना हो हर्षवर्धन को तो डू रिसर्च हिम अबाउट। देन वेयर द कैपिटल ऑफ हर्षास एम्पायर वाज लोकेटेड, कि इनकी राजधानी थी कहाँ पे? क्या इनकी राजधानी कन्नौज थी या पाटलिपुत्र थी या उज्जैनी थी या प्रयाग थी? पाटलिपुत्र 7वीं शताब्दी तक पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुका है। जो श्वेतजांग आते हैं हर्षवर्धन के कंटेम्पररी, एक चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर, वो विजिट करते हैं पाटलिपुत्र को एंड ही हैज रिटन इन हिज अकाउंट, वो उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा भी है कि द सिटी वाज कंप्लीटली सैक्ड, बहुत कम लोग रह रहे थे एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ विलेज, वो एक गांव की तरह दिख रहा था। तो पाटलिपुत्र कैन नॉट बी द आंसर। फिर कन्नौज, उज्जैनी, प्रयाग, ये तीनों बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग सिटी थी उस जमाने की, 7th सेंचुरी सी की। बट इन तीनों में सबसे स्ट्रैटेजिक जो सिटी है दैट इज कन्नौज। कन्नौज गंगा के एकदम मिडिल में पड़ता है, तो कन्नौज का जिसको एक्सेस मिल गया वो इधर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट का भी एक्सेस ले सकता है, ईस्टर्न कोस्ट का भी होता है, समुद्री एक्सेस जो है इंडिया का। कन्नौज इज लाइक हियर, यहाँ से गंगा के ट्रिब्यूटरीज के थ्रू होते हुए सामान इधर पहुंचते थे वेस्टर्न कोस्ट में ट्रेड के लिए, एंड इधर से गंगा के ट्रिब्यूटरीज एंड गंगा के थ्रू खुद ही होकर सामान पहुंचते थे ईस्टर्न कोस्ट के लिए। तो कन्नौज में जिसका आधिपत्य है, कन्नौज में जिसका कंट्रोल है, वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों ही ट्रेड को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो हमारे बे बंगाल एंड अरबियन सी है, इन दोनों के ही ट्रेड को मोनोपोलाइज करके कंट्रोल कर सकता है। सो द कैपिटल ऑफ हर्षा वाज लोकेटेड इन कन्नौज, की वो कन्नौज में लोकेटेड था। अब आगे आते हैं अगले सोर्स को देखते हैं। Here we have a source जिसमें प्रभावती गुप्त ने इस सोर्स में इस इंस्क्रिप्शन को इंस्टॉल करवाया है एंड उस इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड ये सोर्स है। दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन, की वो अपने इंस्क्रिप्शन में क्या कह रही है। प्रभावती गुप्त कह रही है कि वो कमांड करती है ग्राम कुटुम्बिनास, जो लोग गाँव में रह रहे हैं, एंड ब्राह्मणास और अदर जो लोग गाँव में रह रहे हैं, दंगुना नाम के गाँव में। तुम्हें ये बताया जा रहा है कि 12th डे ऑफ द ब्राइट, कार्तिक के 12वें दिन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर रिलीजियस मेरिट, हमने अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए हमने इस विलेज को डोनेट कर दिया है एक आदमी के नाम, एक आचार्य, टीचर है, ब्राह्मण आचार्य है, चरण स्वामी उनके नाम। आपका क्या काम है? यू शुड ओबे ऑल हिज कमांड्स, की आपको उनके सारे कमांड, सारे ऑर्डर को फॉलो करना है। एंड हम उन्हें अग्रहारा टाइप के लैंड ग्रांट को सौंप रहे, अग्रहारा तो नहीं सौंप रहे, लेकिन सारी की सारी जो प्रोविजन है वो अग्रहारा टाइप के लैंड ग्रांट्स के बराबर ही होगी। प्रोविजन कैसी कैसी है कि ये गाँव बिना उनकी इजाज़त के अचानक से सोल्जर्स या पुलिसमैन द्वारा नहीं घुसा जाएगा। यहाँ से हम लोग ग्रास नहीं लेंगे, यहाँ से हम लोग एनिमल हाइड्स, चमड़ी नहीं लेंगे सीड्स के लिए, यहाँ से हम लोग चारकोल नहीं लेंगे ईंधन के लिए, यहाँ से लिकर्स को फर्मेंट नहीं किया जाएगा, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है। फिर यहाँ से हम लोग माइंस नहीं खोद सकते इनकी इजाज़त के बगैर। तो दिस इज द प्रोविजन विच वॉज इन द फेवर ऑफ लैंड रिसीवर। तो दिस इज द सिनेरियो, ये सारे प्रोविजंस हैं। अब इस सोर्स से रिलेटेड सवाल हमसे आपसे पूछा है अगले स्लाइड में। एज पर द एग्जर्प्ट हु इज हियर रिसीविंग द लैंड ग्रांट, इस एग्जर्प्ट के अनुसार, इस अंश के अनुसार किसको लैंड ग्रांट मिल रहा है? क्या प्रभावती गुप्त को लैंड ग्रांट मिल रहा है? क्या चरण स्वामी को मिल रहा है? क्या चक्रदास को मिल रहा है? क्या नन ऑफ द अबव? प्रभावती गुप्त तो यहाँ पे लैंड ग्रांट दे रही है, इनको हटा दो। चक्रदास कौन है? जिन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को लिखा है पत्थर पे, तो चक्रदास का नॉट बी द आंसर। देन चरण स्वामी एंड नन ऑफ द अबव, तो चरण स्वामी ही वो है आचार्य जिनको ये लैंड ग्रांट दिया जा रहा है, दांगुना विलेज का लैंड ग्रांट दिया जा रहा है जिनको। तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी। प्रभावती गुप्त वॉज द डॉटर ऑफ, ये किसकी लड़की थी? अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट था, चरण स्वामी को मिला, वहाँ पे उल्लेखित है, बट प्रभावती गुप्त किसकी डॉटर, ये इस सोर्स में उल्लेखित नहीं, बट आपकी किताब में दिया हुआ है। तो शी वॉज अ गुप्ता प्रिंसेस, वो गुप्ता अंपायर से बिलोंग करती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य कैन नॉट बी द आंसर। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड, तो ये जो डॉटर थी वो चंद्रगुप्त सेकंड की थी, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी हम लोग कहते हैं, बहुत बड़े रूलर थे। समुद्रगुप्त की ग्रैंड डॉटर थी, समुद्रगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त की लड़की है प्रभावती गुप्त, एंड चंद्रगुप्त सेकंड के ही लड़के हैं हमारे कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त एंड प्रभावती गुप्ता वेर सिबलिंग्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी।
Which of the following was one of the reason behind land grants? के लैंड ग्रांट्स क्यों दिए जाते थे? Why the rulers were so much interested in giving land grants? पहला, टू विन द एलाइज, अपने एलाइज को जीतने के लिए, अपने संबंधियों को जीतने के लिए, अपने समर्थकों को जीतने के लिए, टू एक्सटेंड द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंड करने के लिए, टू प्रोजेक्ट किंग्स एज सुपर ह्यूमन, की हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर गिवर ऑफ 100,000 काउज, इतने विलेजेस हमने दिए हैं, टू पोर्ट्रे अस एज सुपर ह्यूमन, वो लैंड ग्रांट दिए जाते थे। तो हमने देखा था कि तीनों ही रीज़न थे। एक तो जब सामंत वगैरह या जब कोई ऑफिशियल नाखुश हो गया तो उसको मनाने के लिए, क्योंकि अब वो अगर बगावत करेगा तो हमारा पार कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए एलाइज को जीतने के लिए लैंड ग्रांट दिए जाते थे कि तुम इतनी ज़मीनें रख लो। फिर एग्रीकल्चर भी इससे एक्सटेंड हो जाएगा, अगर हमने किसी को लैंड ग्रांट दिया है तो कमा कैसे सकता है, वो खेती करके ही तो उस ज़माने में तो कोई इंडस्ट्री या ऐसा वर्क स्पेस तो होता नहीं था, तो खेती करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड तीसरा कि किंग खुद को एज ए सुपर ह्यूमन पोर्ट्रे भी करना चाहते थे कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास, मेरे से इतना लैंड अगर हमने डोनेशन में दिया है तो। एंड दे ऑल्सो वांटेड टू प्रूव दियर सुप्रीमेसी। थर्ड जो सी है वो भी एक रीज़न था। तो ऑल ऑफ द एवर विल बी द आंसर है कि ABC तीनों ही जो है वो एक रीज़न था लैंड ग्रांट्स के पीछे। Now the next question is the Aglhara was a land grant to। अगलहड़ा एक लैंड था जो किसे मिलता था? अगलहड़ा was a land granted to, क्या सोल्जर को जो हम लैंड देते थे ग्रांट में वो अगलहड़ा कहलाता था, या पीजेंट को जो लैंड दिए जाते थे ग्रांट में वो अगलहड़ा कहलाता था, या ब्राह्मणास को दिए जाते थे वो अगलहड़ा कहलाता था, या ट्रेडर्स को दिया था? अगलहड़ा नाम का लैंड ग्रांट किन्हें दिया जाता था? तो इट वॉज नॉट गिवन टू सोल्जर्स, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं मिलता था। पीजेंट्स को मिलता था, लेकिन अवशेष बहुत कम है। हमारे पास जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो या तो ऐसे दिखा रहे हैं कि या तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लैंड ग्रांट दिए गए हैं या ब्राह्मणों को दिए गए हैं। इसके अलावा भी और सारे लोगों को दिए गए होंगे। बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट में जिक्र है कि पुअर पीपल या पीजेंट्स को भी दिए जाते थे, और इतने भारी मात्रा में दिए जाते थे ताकि उनके इंस्क्रिप्शंस बचे रहें, सर्वाइव कर सके। तो ब्राह्मणों एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रोबेबली शायद बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट दिए गए। एंड अगलहड़ा वाज अ लैंड ग्रांट गिवन टू ब्राह्मणास ओनली, इसीलिए इतनी जो फेवरेबल प्रोविजंस है वो उसमें ऐड की जाती थी। यहाँ पे भी चंद्र स्वामी को अगलहड़ा तो नहीं दिया जा रहा, बट वो भी एक अगलहड़ा टाइप ऑफ लैंड ग्रांट ही है जिस तरीके की प्रोविजन उनको मिल रही है। तो इन विच किंगडम वाज प्रभावती गुप्त मैरिड की? इनकी शादी, प्रभावती गुप्त की शादी किस किंगडम में हुई? सतवाना, शका, कुषाण व कटकास। सतवाना, शका, कुषाण व कटकास। सतवाना पहले आकर जा चुके हैं, शक भी पहले आकर जा चुके हैं, कुषाण भी इससे ठीक पहले थे, गुप्ता से ठीक पहले। तो इन तीनों एम्पायर में तो शादी हो नहीं सकती कतई। व कटकास में होती है, रुद्रसेन सेकंड नाम के एक रूलर होते हैं, उनसे शादी होती है। फिर अनफॉर्चुनेटली रुद्रसेन की डेथ हो जाती है, तो ये एज अ रीजेंट ऑफ हर सन वो रूल करती है 20 सालों तक तकरीबन वो काटका डायनेस्टी को। बहुत बढ़िया से उन्होंने रूल किया था, इसीलिए तो वो लैंड ग्रांट दे रही है एक आदमी को, क्योंकि उनके पास पावर था, अथॉरिटी हेल्ड करती थी वो। Then the next question of this source, या last question of this source, which of the following statements regarding the land grant is incorrect? कि लैंड ग्रांट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला कि लैंड ग्रांट्स पर मेड बाय मौर्यंस की ये केवल मौर्य साम्राज्य के रूलर्स द्वारा किया जाता था, या इनके द्वारा भी किया जाता था, केवल तो नहीं, ओनली नहीं लिखा गया, यानी कि लैंड ग्रांट्स पर मेड बाय मौर्यंस की ये मौर्य साम्राज्य द्वारा किया जाता था, उनके रूलर्स द्वारा। देन द लैंड ग्रांट्स वेर ऑफन गिवन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ब्राह्मणास की ये धार्मिक संस्थाओं एंड ब्राह्मणों को दिया जाता था। एंड देन लैंड ग्रांट्स वेरिड इन साइज, की वो साइज में वैरी करते थे। नन ऑफ द अबव की तीनों ही स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं है। साइज में लैंड ग्रांट्स वैरी करते थे, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड ऑफन लैंड ग्रांट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या ब्राह्मणों को ही दी जाती थी, क्योंकि हमारे पास जितने भी इंस्क्रिप्शन बचे हैं वो यही बता रहे हैं, या तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया गया है ये लैंड ग्रांट, क्योंकि ग्रांट में देखिए हम लोग वहाँ पे इंस्क्रिप्शन लगवा देते थे, कोई जान सके कि ये लैंड ग्रांट किसने दी है, किस पर्पज़ के लिए दी है। लेकिन लैंड ग्रांट्स वेर मेड बाय मौर्यंस ऐसा कोई अवशेष मिला नहीं। लैंड ग्रांट्स देने का सिलसिला शुरू होता है साउथ इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे जो चीफ्स थे उनको अपने रिसोर्सेज को बांटना ज़रूरी था। तो फॉर दैट वी फाउंड द एविडेंस की सतवाहना ने शायद इस रिवाज की शुरुआत करी। मॉडर्न के समय तक कोई लैंड ग्रांट नहीं दिया जाता था। सो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए की ऑप्शन ए जो हमारा इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट सोर्स, द सेकेंड लास्ट सोर्स ऑफ दिस चैप्टर, Here is an excerpt from the Periplus of Erythraean Sea। Periplus एक किताब है एरिथ्रियन सी के आसपास जो ट्रेड किया जाता था उससे रिलेटेड, कंपोज्ड बाय एन एनोनिमस ग्रीक सेलर। हमें नाम नहीं पता, लेकिन ग्रीक सेलर ये नाविक है। वो कह रहे हैं कि दे सेंड लार्ज शिप्स टू दीज मार्केट टाउन्स ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेट क्वांटिटी एंड बल्क ऑफ पेपर एंड मालबेथरम। यहाँ पे इंडिया की बात करी जा रही है। ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रॉड, ग्रीक के लिए ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रॉड कौन होंगे? इंडियंस होंगे। ग्रीक के लिए ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रॉड कौन? इंडियन ट्रेडर्स। तो इंडियन ट्रेडर अपने बड़े बड़े शिप्स भेजते हैं विथ ग्रेट क्वांटिटी एंड बल्क ऑफ पेपर, काले मिर्च, मालबेथरम, सिनेमन जो होता है उसके वो लेके फिर। एंड हम लोग यहाँ से क्या भेजते हैं, वो क्या इंपोर्ट करते हैं हमसे? तो हम लोग क्वाइंस भेजते हैं, टोपैज भेजते हैं, एक मिनरल होता है, कोरल होता है, क्रूड ग्लास भेजते हैं, कॉपर, टिल जो कि शायद वहाँ मिलती होगी। फिर वो वहाँ से एक्सपोर्ट क्या करते हैं भारी मात्रा में, पेपर करते हैं,
देन डायमंड्स करते हैं, पर्ल्स करते हैं, आइवरी करते हैं, सिल्क करते हैं, क्लॉथ करते हैं, सेफायर्स करते हैं, टॉर्टोइशल्स करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड है हमारे खुद के टेरिटरी में। तो ग्रीक सेलर कहते हैं कि इंडिया से इतनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है, हम उनको क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल आपको बताना है, विच सी इज मेंशन्ड हियर एज एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी नाम से किस सी को, किस समंदर को, किस सागर को मेंशन किया गया? अरेबियन सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी या नन ऑफ द एबव। तो अगर आपने मैप देखा होगा तो ग्रीक्स किस सी के थ्रू वो लोग इंडिया से सामान ले जाते होंगे, तो ऑब्वियसली रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सोमालिया से शुरू होकर इजिप्ट पे ख़त्म होता है। तो ये एरिथ्रियन सी जो है वो रेड सी को ही कहा जाता था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वेर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, की जो इंडिया से भेजे जाते थे बाहर? तो पेपर, डायमंड, आइवरी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली पेपर भी भेजे जाते थे, डायमंड भी भेजे जाते थे, आइवरी जो हाथी हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, तो हाथी दांत भी हम लोग भेजते थे, जो वहाँ पे आभूषण पर्पज के लिए, मेडिसिनल पर्पज के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। द थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कम्युनिटी वॉज वेरी हाईली डिमांडेड इन द रोमन एम्पायर, की रोमन एम्पायर में कौन सी ऐसी इंडियन कम्युनिटी थी दैट वॉज वेरी हाईली डिमांडेड, दे वुड हैव डाइड फॉर दैट कम्युनिटी? तो या वो सिनामन है, सिनामन, या क्या वो जिस सिनामन मतलब जो दालचीनी आप लोग कहते हैं ना वो, क्या वो पिपर है, क्या वो डायमंड है, क्या वो आइवरी है? ऑल दीज थिंग्स वेयर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। ये सारी चीज़ें इंडिया से अब्रॉड जाती थी, बट देयर वाज वन कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड था, हाईली डिमांडेड इन रोमन एम्पायर खास करके, तो दैट वाज पेपर, काले मिर्च। आपको आश्चर्य लगता होगा बट दे यूज टू कॉल इट एज ब्लैक गोल्ड। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में रेफ्रिजरेशन नहीं आया है, कैसे खाना प्रिजर्व रखते हैं वो उनको नहीं पता है। तो पेपर नॉट ओनली एडेड इनटू देयर टेस्ट, वो ना केवल उनके टेस्ट को इन्हेंस करता था, बल्कि इसके अलावा खाना बहुत दिनों तक मसाले में आप डाल देते तो वो प्रिजर्व रहता है। तो पेपर वॉज अ ग्रेट डील इन प्रिजर्विंग द फूड्स दैट दे हैड। एंड उस ज़माने में जो रोमन्स वगैरह की अगर आप जोग्राफिकल टेरिटरी देखेंगे तो यूरोप में ठंडी बहुत पड़ती है, तो खेती इतनी अच्छे से पॉसिबल नहीं, वहाँ पे जो हैबिचुअल उनका जो हैबिटेट है उनका, दैट इज़ नॉट सूटेबल, दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर द एग्रीकल्चर। तो इस केस में उनको फूड प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता। फॉर दैट पेपर वॉज हाईली डिमांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ मीट मेकिंग इंडस्ट्री। अब इसी सोर्स में एक क्वेश्चन है जो कि ये जो कंप्लीट सोर्स जब आप पढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेड की बात करते हैं तो उन्होंने अचानक से साउथ इंडिया में एक शहर है उनको खोजा, तो दे फाउंड कि यहाँ पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। बीड मेकिंग जो मर के बनाया करती थी, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की नहीं, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड यानी कि 600 BC से लेके 600 CE तक की। और इस बीड मेकिंग इंडस्ट्री के जो सामान थे वो दूर दराज देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो कौन से शहर में इस बीड मेकिंग इंडस्ट्री का अवशेष मिला है, एविडेंस मिला? तो क्या ये पुहार में मिला है, क्या ये तोसाली में मिला है, क्या ये कोडू मनाल में मिला है, क्या ये सुवर्णगिरी में मिला है? सुवर्णगिरी वॉज कोल ऑफ गोल्ड का खदान था ये, बट वहाँ पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री नहीं थी। दैट वाज कोडू मनाल। कोडू मनाल हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। सो करेक्ट आंसर विल बी कोडू मनाल। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनके बारे में इंपॉर्टेंट मैप की जो वीडियो है पुहार पे भी बनाया हुआ है, सुवर्णगिरी पे भी बनाया हुआ है, तो आप जाके उन वीडियोज़ को जरूर देखें। इंपॉर्टेंट मैप की वीडियो, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बाकी आप वन शॉट लेक्चर जो भी है वो तो आप देख ही सकें। Then the next question, which of the following empires issued punch marked coins for the trade purpose? Again इस सोर्स में किसकी बात करेंगे? ट्रेड की। अब ट्रेड से रिलेटेड इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इनडायरेक्ट सवाल हमने पूछ लिया। कॉन्टेक्स्ट वही है 600 BC से लेके 600 CE। ट्रेड इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा जो एम्पायर था वो ट्रेड पर्पस के लिए पंच मार्क्ड कॉइन इशू करता था, मतलब उसमें अलग अलग चीज़ों की मार्किंग की जाती थी। क्या गुप्ताज ऐसे कॉइन इशू करते थे जो पंच मार्क्ड होते थे? क्या मौर्यस ऐसे कॉइन इशू करते थे जो पंच मार्क्ड होते थे? क्या कुषाण करते थे? क्या सतवाहनास करते थे? तो गुप्ताज तो गोल्ड कॉइन करते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स कॉपर के बने होते थे, ब्रॉन्ज के बने होते थे, सिल्वर के बने होते थे, बट गोल्ड के नहीं। कुषाण गोल्ड अगेन, सतवाहनों ने नहीं किया पंच मार्क्ड कॉइन, मौर्यस ने किया। मौर्यस यूज्ड टू, एंड मौर्यस से पहले जितने भी मगध एंड बड़े बड़े महाजनपद थे मौर्यन एम्पायर से पहले, वो भी पंच मार्क्ड कॉइन्स इशू किया करते थे ट्रेड पर्पसेस के लिए। एक कम्युनिटी है हरियाणा में युधेया करके, दैट वाज अ कम्युनिटी ऑफ वॉरियर क्लैंस, ठीक है, वो भी अपने कॉइन्स इशू करती थी, वो भी अपने कॉइन्स इशू करती थी। आप तस्वीर भी देख पा रहे हो स्क्रीन पे युधेया कॉइन की। सो दैट वाज अ सिनेरियो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड लास्ट सोर्स ऑफ दिस वीडियो। इस चैप्टर के सोर्सेज को खत्म करने के बाद हम लोग अगले चैप्टर से अगले पार्ट में शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वेर बीइंग इंपोर्टेड बाय इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड, की बाहर से इंडिया वाले कौन सी चीज़ें मंगवाते थे? कॉपर, क्रूड ग्लास, डायमंड, बोथ ए एंड बी।
डायमंड हम लोग भेजते थे तो हम लोग बना तो सकते नहीं, कॉपर हमारे यहाँ नहीं होता था, बट कॉपर वॉज यूज्ड इन मेकिंग ब्रॉन्ज, एंड ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बहुत अलग अलग जगहों पे किया जाता था टूल्स वगैरह बनाने के लिए। तो कॉपर एंड क्रूड ग्लास हम लोग बाहर से मंगा करते थे, पर्शिया से मंगाते थे, रोमन एम्पायर के अलग अलग क्षेत्रों से मंगाते थे, एंड दैट वाज बेसिकली द थिंग्स व्हिच वी यूज्ड टू इंपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ कॉपर एंड क्रूड ग्लास। डायमंड नहीं मंगाते थे, डायमंड हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में होता था। आज भी इंडिया में जितनी डायमंड कटिंग होती है, डायमंड जो फिनिशिंग होती है, कटिंग ही बोलते हैं शायद उसको, वो कहीं नहीं होते। राजेश एक्सपोर्ट करके एक हमारी कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 में भी आती है, बहुत बड़ी कंपनी है। उनके जो शायद फाउंडर है बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट लिविंग जीते हैं, बहुत साधारण है। वो बिलियनियर है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या उनका नाम है, कुछ मेहता करके उनका नाम है, राजेश मेहता शायद नाम है उनका। तो वो बहुत बड़े, एंड उनका बहुत बड़ा रोल है फॉरेन एक्सचेंज में, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। राजेश एक्सपोर्ट इज़ नोन फॉर इट्स डायमंड प्रोडक्शन। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े खदानों में से एक शायद वो उन्होंने जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में खदान उन्होंने अभी हाल ही में लिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड राजेश एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कैसे छोटे से शहर से लोग उठ के एक बढ़िया सस्टेनेबल बिजनेस बनाते हैं, एंड फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंडिया को ग्रो करते हैं इन टर्म्स ऑफ बुलियंस। इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्वायर है वो इन्हीं सारी कंपनीज की वजह से, बिकॉज दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, एंड देन दे आर रिसीविंग द डॉलर्स एंड द दिरहम्स एंड द एडीज जो भी वो उनको मिल रहा। सो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन डी कि बोथ ए और बी आर करेक्ट, कॉपर भी क्रूड ग्लास भी, ये दोनों चीज़ें हम लोग मंगाया करते थे। नाउ कमिंग टू द लास्ट सोर्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड इस तरीके से हमारे ये पार्ट 1 खत्म होगा। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर के सोर्सेज को करेंगे, उसमें और भी आई थिंक 12-13 सोर्स है। उसका जो हमारा चौथा, छठा, सातवां चैप्टर है उसमें ज़्यादा नहीं है, तो उसको एक सेपरेट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो टोटल 3 पार्ट विल बी देयर, ये हमारा अभी खत्म होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में ओनली द सोर्सेज ऑफ चैप्टर 3 विल बी डिस्कस्ड। उसके बाद जो चैप्टर 4, 6 एंड 7 के सोर्स है उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सोर्स है, इसमें कहा गया है कि व्हेन द किंग देवनामपिय पेयस्सी हैड बीन रूलिंग फॉर 8 years, वो 8 सालों तक शासन कर रहे थे, एंड व्हाट ही डिड बेसिकली, द कंट्री ऑफ कलिंगास वॉज कंकर्ड बाय हिम, कि वो कलिंग जीतते हैं, एंड कलिंग जीतने के बाद उन्होंने क्या करा, 150,000 men were deported, 100,000 were killed, तकरीबन 1.5 लाख लोग डिपोर्ट किए, इधर से उधर हुए, तकरीबन 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। वॉर में कितने लोग इनडायरेक्टली भी मारे गए। आफ्टर दैट, नाउ दैट द कंट्री ऑफ कलिंग हैज़ बिन टेकन, कि वो उनके द्वारा एक्वायर किया जा चुका है, तो देवनामपिय अब पूरी तरीके से नॉन वायलेंस का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, एंड धम्म के प्रति इंटेंस डिवोशन उन्होंने दिखाया। धम्म प्रोपेगेट कर रहा है वो लोग, राइटियस लिविंग प्रोपेगेट कर रहा है, इंस्ट्रक्टिंग पीपल, टीचिंग धम्म, लविंग धम्म, एंड इंटेंसली इन्वॉल्व इन धम्म, एंड दिस इज रिपेंटेंस ऑफ देवनामपिय, कि ये वो पछतावा कर रहे हैं जो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट में इतने लोगों की जाने ली है। इसलिए फॉर दिस इज कंसिडर्ड वेरी पेनफुल, क्योंकि ये चीज़ उनको उनके जहन में बहुत ज़्यादा दर्द देती है कि इन्होंने एक कंट्री को कॉन्कर करने के लिए इतने सारे लोगों की बलि चढ़ा दी, बहुत सारे लोगों की इनडायरेक्ट डेथ हुई, बहुत सारे लोगों की डायरेक्ट डेथ हुई वॉर में, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट करना पड़ा, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। सो दैट वाज अ सिनेरियो, इसलिए वो थंब में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। अब उन्होंने लड़ाई वड़ाई छोड़ दी है। तो यहाँ पे ये सोर्स है, बहुत सारी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता दी, बट दैट इज अ पार्ट। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, विच रूलर इज हेयर रेफर्ड एज देवनामपिय, देवनामपिय से किस रूलर को रेफर किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, अगर सोर्स में से कुछ भी सवाल पूछा जाएगा, एमसीक्यू में से पूछा जाएगा, तो देवनामपिय नाम से किसे रेफर किया जाता है, तो अशोका को किया जाता है। अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में या तो उन्हें देवनामपिय नाम से रेफर किया गया है, या पियदस्सी। देवनामपिय मतलब होता है द वन विच इज बिलवड ऑफ गॉड, जो भगवान के प्यारा हो। अशोक नाम को बहुत कम ही इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया, बाकी ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में उनको देवनामपिय या पियदस्सी नाम से रेफर किया गया है। देन सेकंड इज व्हाट डू वी मीन ऑफ पियदस्सी, पियदस्सी भी अगेन उनका ही एक टाइटल है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या इनका मतलब होता है हु इज लव्ड बाय ऑल, जिसको सारे लोग प्यार करें, जिसको भगवान प्यार करे, हु साइट इज प्लीजेंट, जिसको देखना अच्छा लगे, और द वन हु इज लव्ड बाय हिज वाइफ, की जिसको उसकी वाइफ बहुत प्यार करे। तो पियदस्सी मतलब, पिय मतलब द वन दैट इज प्लीजेंट, दस्सी मतलब देखना, तो द वन हु साइट इज प्लीजेंट, जिसका जो साइट है मतलब जिसकी जो दृश्य है वो बहुत प्लीजेंट है, दैट इज पियदस्सी। द वन हु इज लव्ड टू बी बिहोल्ड, जिसको देखने में मजा आता है, तो उसे हम पियदस्सी कहते हैं। दोनों ही टाइटल वो अडॉप्ट करते हैं, देवनामपिय भी पियदस्सी भी। इसलिए करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि उनकी जो फिजिकल कम्प्लेक्शन थी वो डार्क थी थोड़ी सी, एंड वो उनको लगता था थोड़ा सा उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए उन्होंने इस तरीके के टाइटल्स को एक्वायर किया व्हेन he became the ruler, when he became the emperor। तो करेक्ट आंसर will be ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, why is the conquest of कलिंग is being repented here by अशोका, कि क्यों अशोका कलिंग को जीतने के बाद
पछता रहे हैं, क्योंकि इनमें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है। तो क्या ये रीज़न है कि इट टुक टू मच टाइम टू कॉन्कर? क्या बहुत ज़्यादा वक्त लग गया इसलिए पछता रहे हैं? बहुत पैसा लग गया इसलिए पछता रहे हैं? अशोका को अपनी पत्नी को खोना पड़ा, क्या इसलिए पछता रहे हैं? अशोका लॉस्ट हिज वाइफ, क्या इसलिए पछता रहे हैं? ये लॉट्स ऑफ पीपल डाइड एंड इंज्यूर्ड फ्रॉम द बोथ साइड, कि बहुत सारे लोगों की जाने गई इस तरफ से भी उस तरफ से भी, बहुत सारे लोग घायल हुए, जख्मी हुए इस तरफ से भी उस तरफ से भी। तो ऑब्वियसली द रीज़न इज ऑप्शन डी, कि बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली इम्पैक्टेड हुए, डिपोर्ट करना पड़ा, यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस हुए। सो दैट इज वाई अशोका इज रिपेंटिंग व्हाट ही डिड, कि उन्होंने कॉन्कर क्यों किया कलिंग को। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत इजी आएंगे, सोर्सेस से सवाल बहुत इजी आएंगे, देयर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू टू सॉल्व देम, बट इसके लिए रीडिंग स्पीड आपकी चाहिए अच्छी, क्योंकि सोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको पढ़े बिना तो कुछ हो नहीं सकता। देन विच एम्पायर डिड अशोका बिलोंग टू? अशोका किस एम्पायर से बिलोंग करते हैं? शिशुनाग, मौर्य, गुप्ता एंड नन ऑफ द अबव। वी ऑल नो द नेम। मौर्य एम्पायर के सबसे बड़े रूलर, सबसे प्रतापी राजा अशोका द ग्रेट। शिशुनाग उससे ठीक पहले था, उससे पहले नंद, मौर्य से पहले नंद एंड नंद से पहले शिशुनाग, एंड मौर्य के बहुत बाद आते हैं गुप्तास। अशोका अपॉइंटेड डैश टू प्रोपेगेट धम्म, कि अशोका ने धम्म को प्रोपेगेट करने के लिए, जिसको वो खुद अडॉप्ट करते हैं, उसके लिए किसको नियुक्त किया था? एक ऑफिशियल थे, क्या वो धम्म महाबत्ता नाम के ऑफिशियल होते थे? क्या वो अमात्य नाम के ऑफिशियल होते थे? क्या वो पुरोहित नाम के ऑफिशियल होते थे? क्या वो धम्म अमात्य नाम के ऑफिशियल होते थे? सो द नेम ऑफ ऑफिशियल वाज धम्म महाबत्ता। एंड व्हाट वाज ये जॉब? वो गाँव में जाते थे, अलग अलग शहरों में जाते थे, लोगों को बताते थे व्हाट इज धर्म, क्यों नॉन वायलेंस उनको अख्तियार करना चाहिए, क्यों उनको पीस का रास्ता अपनाना चाहिए, क्यों उनको टॉलरेंट होना चाहिए अलग अलग धर्मों के प्रति, अलग अलग आइडियोलॉजीज के प्रति, एंड किस तरीके से प्रेम भाव से एक एम्पायर को होल्ड किया जा सकता है। देन एंड धम्म प्रोपेगेशन एक बहुत बड़ा टूल था कि अशोका ने इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को मैनेज किया, क्योंकि अशोका के समय में बहुत सारे लोग बुद्धिज्म के फॉलोअर हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मणिकल जो हिंदू है उसको फॉलोअर है, बहुत सारे लोग जैनिज्म के फॉलोअर है, जीविकास के फॉलोअर है, बहुत सारे लोग लोकायता फिलोसफी को मानते हैं। बट इन सबको मैनेज करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क, एंड ओनली बिकॉज कि उन्होंने धर्म का रास्ता अख्तियार किया, राइटियस वे ऑफ लिविंग, कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, स्कॉलर्स की इज्जत करनी चाहिए, हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, हमें नॉन इंजुरी नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सो दीज फिलोसफीज हेल्प्ड अशोका टू होल्ड हिज एम्पायर एंड टू रूल वेरी एफिशिएंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोका इज इनकरेक्ट? कौन सा कथन अशोका के संबंध में गलत है? उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया अपने बाद की जिंदगी में, मतलब लेटर ऑन इन हिज लाइफ। ही हेल्ड द टाइटल ऑफ देवनाम पीए, कि वो देवनाम पीए का टाइटल हेल्ड करते हैं। ही वाज द फर्स्ट रूलर टू राइट हिज मैसेजेस ऑन हार्ड सरफेस, वो पहले शासक है जिन्होंने अपने मैसेजेस को, जो अपनी जनता को देना चाहते थे, जो अपने ऑफिशियल्स को देना चाहते थे, उनको हार्ड सरफेसेस पे लिखवाना शुरू किया, चाहे स्टोन्स हो, चाहे मेटल्स हो, कॉपर प्लेट्स हो। तो इन तीनों ही स्टेटमेंट में से तीनों सही है, कि उन्होंने लेटर लाइफ में जैसे कलिंग के युद्ध के बाद बुद्धिज्म को अपनाया, फिर देवनाम पीए का टाइटल भी उन्होंने होल्ड किया, एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू इंस्क्रिप्शंस लगवाना एंड हार्ड सरफेसेस पे चीज़ों को लिखवाना, ताकि यात्रीगण उसको देख सके, जनता उसको पढ़ सके, ऑफिशियल्स पढ़ सके, एंड लोगों तक मेरा मैसेज जाए। ये काम अशोका ने सबसे पहले किया था, बाद में बहुत सारे रूलर इसको फॉलो करते हैं, अपने अपने इंस्क्रिप्शंस लगवाते हैं। All the three statements are correct here and none of the above statement is incorrect. So correct answer will be option D, कि none of the above। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ऊपर में नहीं दिया गया जो अशोका से रिलेटेड है एंड इनकरेक्ट हुई, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सो none of the above will be our answer. So that's all in this session। ये जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हमने जितने भी चैप्टर 2 के सोर्सेस थे उनको देख लिया, जितने भी चैप्टर 1 के सोर्सेस थे उनको देख लिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जरूरी नहीं कि केस बेस्ड क्वेश्चन में जो आपका सोर्स सेक्शन सी में आता है ना, केवल सोर्स से सवाल आए, सोर्स से सवाल आएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन आपके किताब के कोर कंटेंट से भी सवाल आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसके दूसरे पार्ट को भी देखें, देन तीसरे पार्ट को भी देखें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये सेशन अच्छा लगा है, देन गिव अस अ थम्स अप, एक लाइक हमें दें, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड सर्कल। आप हमें अपने फ्रेंड सर्कल में रिकमेंड भी कर सकते हैं कि सी आई हैव फाउंड दिस चैनल। अपने आप तक कन्फाइंड न रखें, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंसर्न रहते हैं कि कहीं मैं अपने दोस्त को ये इस चैनल के बारे में बता दूंगा तो वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेगा। सो यू कैन नॉट विन बाई कॉम्पिटिशन, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इंडिया में प्रॉब्लम ये आ गई कि हम लोग कॉम्पीट करना चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू कोलैबोरेट। जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके दोस्त के लिए भी, आपके लिए भी, कि आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना शेयर करें, बिकॉज गुड थिंग्स शुड रीच द पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।